हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का उत्कर्ष क्लासेस एग्रीकल्चर में स्वागत है। मैं आदित्य, आप सभी का एनिमल हस्बेंड्री का मेंटोर। आज आपको बताऊंगा कि एनिमल हस्बेंड्री कहाँ कहाँ इंपॉर्टेंट है, किस किस एग्जाम के लिए पूछी जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट आज सारी इंफॉर्मेशन दूंगा। देखिए, अगर आप स्टेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो या सेंट्रल एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप अगर सुपरवाइजर राजस्थान सुपरवाइजर की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर IBPS AFO नाबार्ड या किसी भी स्टेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक अब बनता जा रहा है डे बाय डे। उसका नाम है एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री को हम एलाइड में काउंट करते हैं। किसमें? एलाइड में काउंट करते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट है इस टॉपिक में आपका पोएट्री आता है, मिल्क प्रोडक्शन आता है, सारी ब्रीड्स आती हैं, उनका रिप्रोडक्शन, उनका ब्रीडिंग, उनका सारा मतलब मिल्क टेक्नोलॉजी से लगा के सारी चीज़ें हम होल कवर करेंगे। और एट द पार्ट इसके बाहर हम सेरिकल्चर भी पढ़ सकते हैं, एपीकल्चर भी पढ़ सकते हैं। बट ये सब एक पार्ट जो है ये हमारा एलाइड का पोर्शन है। तो आज हम किसकी बात करेंगे? बिल्कुल टाइम को ज़ाया ना होते हुए आज हम आपसे रूबरू हुए हैं, तो आज हम टॉपिक कौन सा उठाया है? आज हमने ब्रीडिंग। हंसी तो आपको आएगी, लेकिन हंसी के साथ इस टॉपिक में इंटरेस्ट भी बहुत ज़्यादा है। कैसे? ब्रीडिंग, रिप्रोडक्टिव स्केलिंग। ठीक है ना? ब्रीडिंग का टॉपिक सर आप GPV का टॉपिक लिया, जेनेटिक्स प्लांट ब्रीडिंग। जेनेटिक्स प्लांट ब्रीडिंग का नहीं, आपको सामने दिख रहा होगा क्या है ये? कैटल। क्या है? कैटल, जैबू जैबू कैटल। कैटल। तो कैटल से पहले मैं आपसे एक बहुत बेसिक चीज पूछूंगा और अपने आंसर उसका दूंगा। क्या बोलूंगा कि एनिमल हस्बेंड्री क्या है? पशुपालन का वह वैज्ञानिक तरीका जिसका उद्देश्य पशुओं को आनुवांशिक क्षमता में सुधार करना, जिसका उद्देश्य पशुओं में आनुवांशिक क्षमता में सुधार करना, दूध, मांस या या ऊन की उत्पादकता बढ़ाना और बेहतर नस्लें विकसित करना हमारा एनिमल हस्बेंड्री कहलाता है। ठीक है भाई, बेहतर नस्लें बढ़ेंगी तभी मिल्क का प्रोडक्शन होगा, तभी मीट और ऊन का प्रोडक्शन होगा। जब हमारे बेहतर नस्लें नहीं होंगी, जब हमारी अच्छी अच्छी ब्रीड, साहिवाल, गिर जैसी अच्छी अच्छी ब्रीड नहीं होगी, तो हमारा दूध का प्रोडक्शन कम हो जाएगा। ठीक है? कैटल और बफेलो में वैसे भी इंडिया टॉप पे है, और वर्ल्ड में प्रोडक्शन में उनका जो मिल्क का प्रोडक्शन है वो सबसे टॉप पे रहता है। और अगर हम बात करें अपने इंडिया में, तो यूपी और राजस्थान में फाइट चलती रहती है। कभी टॉप पे यूपी हो जाता है तो कभी राजस्थान आ जाता है। ठीक है? क्लियर हो गया? अब किसकी बात करेंगे आज हम बात करेंगे ब्रीडिंग की। तो क्लिनिकल गाइड क्लिनिकल गाइड टू लाइव स्टॉक जेनेटिक्स, एस्ट्रोसाइकिल मैनेजमेंट एंड आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। आज हम इसकी बात करेंगे। ठीक है? गाय बनाई हुई है, दूध कहाँ से निकलता है, ये इसका पूरा बॉडी पोस्चर है, ताकि आपको दिखाए कि ब्रीडिंग एक GPV का टॉपिक नहीं, ब्रीडिंग एक हमारे रिप्रोडक्टिव एनिमल हस्बेंड्री का भी एक पार्ट है। ठीक है? अब हम बात करेंगे किसकी? डायरेक्ट टॉपिक पे आते हैं। मैंने एनिमल हस्बेंड्री बता दिया, इसकी डेफिनेशन क्या होती है। अब इसकी बात करेंगे डायरेक्ट कि ब्रीडिंग क्या होती है, ब्रीडिंग के क्या कौन कौन से स्टेप पे कहाँ कहाँ कौन सी ब्रीडिंग इंपॉर्टेंट है, किससे कौन सा क्रॉस होता है, सारी नॉलेज आपको दूंगा। तो क्या लिखा है? साइंटिफिक ब्रीडिंग aims to optimize performance traits, milk, meat, wool through control genetic pairings। समझ गया ना जो पहले मैंने बताया? ठीक है ना? ऑप्टिमाइज परफॉर्मेंस ट्रेट, मिल्क, मीट, होल थ्रो कंट्रोल जेनेटिक पेयरिंग्स। ठीक है? ये हो गया। अब इनके टाइप्स पे भी पढ़ लेते हैं कि इन ब्रीडिंग क्या होती है। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहला जो हमारा टर्म है वो है इन ब्रीडिंग। क्या है? इन ब्रीडिंग सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट है। इन ब्रीडिंग क्या है? इन ब्रीडिंग है मेटिंग क्लोजली रिलेटेड। सबसे पहले आप वर्ड्स को पकड़ा करो। जैसे जब भी ब्रीडिंग की बात करें तो उसमें हमारा अंतः प्रजनन है, हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ा सकता हूँ। तो क्या होता है? एक ही नस्ल के करीबी पशुओं को 4 से 6 पीढ़ियों के बीच प्रजनन कराना, जिससे नस्ल में शुद्धता आ जाती है। जिसमें नस्ल में क्या आ जाती है? देखो, एडवांटेज में मेंटेन्स इन प्योर लाइंस। नस्ल में जो शुद्धता आ जाती है वो इन ब्रीडिंग कहलाती है। इसका लॉस क्या? लॉस बेगर का, साइज का और फर्टिलिटी का है। फिर बता रहा हूँ कि इन ब्रीडिंग अंतः प्रजनन क्या है? अंतः प्रजनन वह एक ही नस्ल के करीबी पशुओं से 4 से 6 या 3 से 4 या 4 से 6 पीढ़ियों के बीच में प्रजनन कराना, जिससे उनकी नस्लों में शुद्धता रहती है। उनकी नस्लों में शुद्धता रहती है, उसे
इन ब्रीडिंग कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे इन ब्रीडिंग कहते हैं। समझ में आ गया? फिर से रिपीट करूं, क्या बोला? क्या बोला? इन ब्रीडिंग। सबसे पहले इन ब्रीडिंग को हम क्या बोलेंगे? अंतः प्रजनन। क्या बोलेंगे? सबसे पहले आपको हिंदी बता दूं, एक तो आप लोग हिंदी हिंदी बहुत करते हो। अंतः प्रजनन, ठीक है ना? अंतः प्रजनन हो गया। अंतः प्रजनन। तो इंग्लिश वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो सुनेंगे मेटिंग क्लोजली रिलेटेड एनिमल्स विद इन 4 जनरेशंस, ठीक है ना? मेंटेनेंस प्योर लाइंस, ठीक है ना? मेंटेनेंस प्योर लाइन। अब हम हिंदी में बात करेंगे तो अंतः प्रजनन। अंतः प्रजनन क्या होगी? एक ही नस्ल के करीबी पशुओं की 4 से 6 पीढ़ियों के बीच की प्रजनन की क्षमता इनब्रीडिंग कहलाती है, और वो है नस्ल, वो जब तक करते हैं तो नस्ल की शुद्धता बनी रहती है, ठीक है? वो हमारी अंतः प्रजनन कहलाती है। क्लियर हो गया? लॉस, रिस्क भी पढ़ लिया, एडवांटेज भी पढ़ लिए। अब हम बात करते हैं किसकी? आउट ब्रीडिंग। किसकी? आउट ब्रीडिंग की बात कर लेते हैं। अब हम आ गए आउट ब्रीडिंग पे। ये है आउट ब्रीडिंग। मेटिंग अनरिलेटेड एनिमल। यहाँ क्या था? क्लोजली रिलेटेड। वर्ड्स को कोरिलेट किया करो जब पढ़ा करो, कि सर क्या बोल रहे हैं। कोरिलेट करना सीखो कि कोरिलेट कहाँ से किया जाता है, चीजों को कहाँ से पकड़ा जाता है, ठीक है? अब आउटब्रीडिंग की बात कर लें। आउटब्रीडिंग क्या हो गई? मेटिंग अनरिलेटेड एनिमल्स विद इन द सेम ब्रीड, विद इन द सेम ब्रीड 4 to 6 जनरेशन सेपरेटेड। 4 to 6 जनरेशन। सर ये क्या बोल गए सर आप? कैसे सर? मुझे समझ में नहीं आया सर, आप फिर से बताइए। क्या बोले आप? आप क्या आप बोले सर जनरेटिंग सेपरेटेड। ये जो सर मुझे डाउट लग रहा है कि ये टॉपिक आप जीपीबी का है सर, ये हमारा टॉपिक नहीं है। अरे बच्चों, ये आउट ब्रीडिंग रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये हमारी एनिमल हस्बेंड्री का टॉपिक है। ये मैंने बोला ना, जितना इंटरेस्टेड है उतना आपको मजा भी आएगा, लेकिन मेरी बातों को ध्यान से सुनो और वर्ड्स को कोरिलेट करो। तो अनरिलेटेड एनिमल्स की बात कर ली, अनरिलेटेड एनिमल्स हो गए, ठीक है? एंड द सेम ब्रीड, एंड द सेम ब्रीड 4 to 6 जनरेशन सेपरेटेड। अब वही है कि इसका जब क्रॉस कराएंगे तो क्या निकलेगा? ये सेपरेटेड 4 to 6 जनरेशन में गोल क्या होता है? इंट्रोड्यूस जेनेटिक वेरिएंस। सबसे इंपॉर्टेंट, इंट्रोड्यूस जेनेटिक वेरिएंस विदाउट लूजिंग ब्रीड आइडेंटिटी, विदाउट लूजिंग ब्रीड आइडेंटिटी, ठीक है? अब हम, भाई इतना हम पढ़ रहे हैं तो फिर हम थोड़ा सा डिटेल में भी जान लेते हैं कि सर क्या बोल रहे हैं, किस तरीके से बोल रहे हैं, थोड़ा डिटेल में भी हम जानने की कोशिश करते हैं। अब हम बात करेंगे, यहाँ से स्टार्टिंग से बात करते हैं। क्या? आउट क्रॉसिंग, ठीक है ना? आउट क्रॉसिंग की बात हमने कर ही ली। आउट क्रॉसिंग, आउट क्रॉसिंग की बात कर ली हमने। अब हम बात करेंगे क्रॉस ब्रीडिंग। क्रॉस ब्रीडिंग, क्रॉस ब्रीडिंग की बात करेंगे। क्रॉस ब्रीडिंग में हम 3 टॉपिक पढ़ेंगे। यहाँ पे 3 टॉपिक को बेसिक बेसिक से नॉलेज लेते जाएंगे, बाकी इसको डिटेल में पढ़ेंगे। क्रिस क्रॉस, क्रिस क्रॉस, क्रिस क्रॉसिंग, ठीक है ना? क्रिस क्रॉसिंग हो गई। सर ट्रिपल क्रॉसिंग हो गई, ट्रिपल क्रॉसिंग हो गई, क्रॉसिंग हो गई, ठीक है? ट्रिपल क्रॉसिंग हो गई। बैक क्रॉसिंग, बैक क्रॉसिंग, ठीक है? सर क्या लिख दिया ये? आउट क्रॉसिंग मैंने पढ़ ली। अब हम बात करेंगे क्रॉस ब्रीडिंग में। तो क्रॉस में 3 टाइप होते हैं, 3 टाइप होते हैं, ठीक है? बता दिया। तो अब इसमें हम बात करेंगे। सबसे पहली बात है आउट क्रॉसिंग में बेस्ट फॉर जेनेटिक इंप्रूवमेंट, पहले बता चुका हूँ। यूज फॉर हर्ट्स, ठीक है? अब क्लोज, तो क्लोज में डिफरेंट में बात करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट हम चीज को देखेंगे, क्रिस क्रॉस। क्रिस क्रॉस में हम 2 ब्रीड लेते हैं, 1 by 1 क्रॉस कराते हैं। 2 ब्रीड का 1 by 1 क्रॉस कराते हैं। 2 ब्रीड ली हमने, उसका 1 by 1 क्रॉस कराया। 2 ब्रीड ली, 2 ब्रीड का 1 by 1, 1 by 1 क्रॉस कराते हैं, बाई 1 क्रॉस कराया, ठीक है ना? तो जो क्रिस है, ठीक है ना? क्रिस है, 1 by 1 क्रॉस कराया, तो ब्रीड ए, ब्रीड ए एंड ब्रीड बी, ब्रीड बी। एक किसको देखो, ये फीमेल ले लिया, फीमेल हो गया ये, ठीक है? सुनते रहिएगा ध्यान से, फिर बताता हूँ अच्छे से आपको। ये मेल हो गया, ठीक है ना? ये क्रॉस ब्रीड हो गया, ये क्रॉस ब्रीड, इस दोनों का क्रॉस, क्रॉस ब्रीड हो गया, ठीक है? फिर इसका फिर मतलब 1 by 1 करके, जैसे मैंने ऊपर बोला 1 by 1 करके, तो ये पहले ब्रीड ए ले लिया, ब्रीड बी ले लिया, फिर क्रॉस ब्रीड हो गया,
उसके बाद क्रॉस ब्रीड को क्रॉस ब्रीड को एक ब्रीड सी ले ली। इस तरीके से क्या होता है, ये फीमेल ले लिया, ठीक है, फीमेल ले लिया, ये फीमेल ले लिया और ये मेल ले लिया, ये मेल ले लिया। तो क्या हो गया, क्रिस क्रॉस क्या बोल रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट दो ब्रीड ले लेते हैं, 1 बाई 1 क्रॉस कराते हैं। दो ब्रीड ले ली, 1 बाई 1 क्रॉस कराया, ब्रीड ए जो है वो फीमेल है, ठीक है, ब्रीड बी से कराया, ये देखो आपने देख लिया, ब्रीड बी से कराया तो क्रॉस ब्रीड आ गया। तो भाई फीमेल फीमेल का क्रॉस कराएंगे, क्रॉस ब्रीड हो ही जाएगा। फिर जो क्रॉस ब्रीड फीमेल हुआ, जो क्रॉस ब्रीड की फीमेल को उठा के हमने एक ब्रीड से 1 बाई 1 करते हैं ना, तो ब्रीड सी ले लिया। तो इससे हमें क्या पता लग गया कि ये क्रिस क्रॉस है। जब 1 बाई 1 दो ब्रीड के साथ 1 बाई 1 हम लगातार क्रॉस कराते हैं तो वो हमारी क्रिस क्रॉस है, क्रिस क्रॉस हो गई। ठीक है सर, बिल्कुल क्लियर हो गया, क्रिस क्रॉस हो गई। अब हम बात करेंगे ट्रिपल। अब हम किसकी बात करेंगे, ट्रिपल क्रॉस की। ट्रिपल, इसमें भी क्या करते हैं, इसमें जो है इसमें 3 ब्रीड लेते हैं, 3 ब्रीड ले ली, इसमें 3 ब्रीड ले ली। और उसके बाद 1 बाई 1 क्रॉस इसमें भी सेम रहता है, 1 बाई 1 क्रॉस कराया, 1 बाई 1 क्रॉस करा दिया इसमें। ठीक है, सुनते रहिएगा ध्यान से आप लोग। 1 बाई 1 क्रॉस हो गया, क्रॉस ए इंटू क्रॉस बी हो गया। ठीक है ना, ये फीमेल है, ये मेल है, ठीक है ना, ये ये हो गया, ये फीमेल है, मेल हो गया। अब एनिमल जो तीसरा है ना, वो उस ब्रीड का हिस्सा है, ये तीसरा एनिमल इस ब्रीड का हिस्सा है। तो यही ट्रिपल क्रॉस कहलाएगा, ये 3 बार इसको क्रॉस करा देंगे, ये ट्रिपल क्रॉस हो गया। ठीक है ना, समझ गए, ये हो गया, ट्रिपल क्रॉस हो गया, समझ गया होगा, होपफुली आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। हो गया, ठीक है। अब हम किसकी बात करते हैं, ये ट्रिपल क्रॉस हो गया। अब हम बात करेंगे बैक क्रॉस की बात कर लेंगे, ठीक है ना। बैक बैक क्रॉस क्रॉस ब्रीड एनिमल लेते हैं, सबसे पहले क्रॉस ब्रीड एनिमल लेंगे, क्रॉस ब्रीड एनिमल लिया हमने, ठीक है। फिर प्योर ब्रीड पेरेंट्स लेंगे, पेरेंट्स प्योर ब्रीड पेरेंट्स लेंगे। बैक क्रॉस में क्रॉस ब्रीड एनिमल लेंगे, प्योर ब्रीड पेरेंट्स लेंगे, उसका क्रॉस करा देंगे, इन दोनों का क्रॉस करा दिया हमने। क्रॉस कराने के बाद क्या हुआ, एक क्रॉस जैसे एग्जांपल में ब्रीड ए ले ली, ब्रीड बी ले ली, एग्जांपल है ब्रीड ए ले ली, ब्रीड बी ले लिया, ठीक है ना। उसके बाद क्या किया, इसमें क्रॉस ब्रीड बन के आ गया। फिर ब्रीड ए से क्रॉस करा दिया, ब्रीड ए से क्रॉस कराया, हो गया। फिर ब्रीड ए और बी, फिर ब्रीड ए एंड बी, ए बी का पेरेंट्स लिया, ठीक है ना, ए बी का पेरेंट्स लिया। इसमें डिजायर्ड करेक्टर आते हैं, ठीक है ना, डिजायर और स्ट्रॉन्ग करेक्टर आते हैं जब हम बैक क्रॉस कराते हैं। सबसे पहले डिजायर्ड करेक्टर डिजायर्ड करेक्टर ये हो गया स्ट्रॉन्ग, ठीक है। तो क्या हुआ, क्रॉस ब्रीड एनिमल्स के साथ प्योर ब्रीड पेरेंट्स को लिया, फिर ब्रीड ए ब्रीड बी का क्रॉस कराया, ठीक है, क्रॉस ब्रीड में। फिर ब्रीड ए का फिर से क्रॉस कराया, ठीक है। फिर ब्रीड ए और बी के पेरेंट से डिजायर्ड करेक्टर आया, एक स्ट्रॉन्ग करेक्टर बन गया। तो ये हमारा क्या हो गया, बैक क्रॉस हो गया। समझ में आया ना, पूरा एग्जाम्पल के साथ अच्छे से बताया कि अब आप समझोगे नहीं, जहां पे डिजायर्ड करेक्टर स्ट्रॉन्ग करेक्टर बन गया वो हमारा बैक क्रॉस हो गया। ठीक है, क्लियर। अब हम किसकी बात कर लेते हैं, अब हम बात करेंगे, इसी में एक टॉपिक होता है जो होपफुली आपको एक होता है
हाइब्रिडाइजेशन थोड़ा सा समझ लीजिएगा आप लोग। हाइब्रिडाइजेशन क्रॉस बिटवीन डिफरेंट स्पीसीज, क्रॉस बिटवीन डिफरेंट स्पीसीज, क्रॉस बिटवीन डिफरेंट स्पीसीज हो गई, ठीक है ना। जैसे हॉर्स और डंकी का जो क्रॉस होगा, हॉर्स हॉर्स और डंकी का जो क्रॉस होगा, किसका, डंकी का जो क्रॉस होगा उसको क्या होगा, खच्चर। भाई हॉर्स और डंकी का जो क्रॉस होता है वो खच्चर तो बनता ही है ना। तो जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो सबसे बड़ी बात है क्रॉस बिटवीन डिफरेंट स्पीसीज, प्रजाति से कराते हैं, डिफरेंट प्रजाति से कराते हैं। जैसे देखो हॉर्स का डंकी से कराया तो खच्चर बन गया, तो ये हमारा हाइब्रिडाइजेशन कहलाता है। और बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है ये समझना हमारे लिए, ठीक है। ये हो गया, ठीक है ना। वही हमने बताया था क्रॉस ब्रीड किससे होगा। देखो जैसे ये टू मेटिंग डिफरेंट एस्टेब्लिश ब्रीड हो गया, तो जर्सी और कंगनाम का हमने क्रॉस कराया, ठीक है ना। प्रोजनी एग्जिबिट्स इम्प्रूव प्रोडक्शन प्लस नेटिव डिजीज रेसिस्टेंट एंड क्लाइमेट एडॉप्शन, ठीक है ना। एडॉप्शन जो है ये हमारा ये हो गया, इसका एडवांटेज है, ठीक है। पूरे क्रॉस को पूरा डिटेल में समझा दिया ताकि आप कभी भूलें ना कि इसके सारे क्रॉस कितने होते हैं, इसमें हाइब्रिडाइजेशन कैसे होता है, वो भी हमने क्लियरली आपको बताया। अब हम लास्ट में बात करते हैं ग्रेडिंग अप। ग्रेडिंग अप क्या होगा, ब्रीडिंग डिस्टेंट प्योर ब्रीड बुल्स, प्योर ब्रीड का बुल लेते हैं नॉन डिस्क्रिप्टिव काउ के साथ, ओवर सक्सेसिव जनरेशन तक कराते हैं, ओवर सक्सेसिव जनरेशन तक कराते हैं, वो हमारा ग्रेडिंग अप कहलाता है। सबसे ज़्यादा मुझे आप कमेंट में बताइएगा कि ग्रेडिंग अप किस में होता है, बफेलो में होता है। बफेलो में ग्रेडिंग अप किया जाता है, बफेलो में ग्रेडिंग अप होता है सबसे ज़्यादा। ये याद रखने वाली बात है कि सर ग्रेडिंग अप किस में होता है, ग्रेडिंग अप बफेलो में किया जाता है ना। समझ गया ना, ग्रेडिंग अप किस में किया जाता है, ग्रेडिंग अप हमारा बफेलो में किया जाता है। क्लियर ये हो गया आपको, ठीक है। इसका क्या गोल रहता है, ट्रांसफॉर्मेशन लोकल पॉपुलेशंस टू रिसेंबल अ प्योर ब्रीड, तो ट्रांसफॉर्मेशन लोकल पॉपुलेशन टू रिसेंबल अ प्योर ब्रीड, सबसे बड़ी बात है प्योर ब्रीड उठाते हैं, उसी का हम, जैसे हमने प्योर ब्रीड में सायर उठा लिया, फिर बुल का क्रॉस नॉन डिस्क्रिप्टिव फीमेल से कराया, तो वही एक एग्जाम्पल है, ये ग्रेडिंग अप का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, बफेलो में ज़्यादातर होता है। तो आपको इन ब्रीडिंग, आपको आउट ब्रीडिंग, आउट ब्रीडिंग के करेक्ट उनके टाइप किस तरीके से क्या होता है वो मैंने आपको बहुत डिटेल में बता दिया, किस तरीके से कैसे हो गया, ठीक है ना। क्लियरली आपको समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से कि हमने ये चीज़ बताई। समझ में आया, ग्रेडिंग अब तक क्लियर हो गया आपको सबको कि कहाँ पे अंतः प्रजनन होता है, कहाँ आउट ब्रीडिंग होती है, कहाँ पे क्रॉस ब्रीडिंग होती है, कहाँ पे ग्रेडिंग अप होता है, ग्रेडिंग अप में कहाँ पे हमारा प्योर ब्रीड है, कहाँ पे अनरिलेटेड एनिमल है, कहाँ पे क्लोजली जनरेशन से हमें क्रॉस कराना पड़ता है, किसका जेनेटिक वेरिएंस में इसको किसको प्रेगनेंसी एग्जिबिशन एग्जिबिट्स में यूज़ किया जाता है, किसका ट्रांसफॉर्मेशन लोकल पॉपुलेशन ऑफ रिसेंबल एंड प्योर ब्रीड में यूज़ किया जाता है, मैं बहुत अच्छे से आपको बताया, ठीक है। ये हो गया द क्रॉस ब्रीड एडवांटेज बैलेंसिंग यील्ड एंड हार्डनेस, तो क्रॉस ब्रीड synthesize the early maturity and high yields of exotic breeds with the climatic resistance of local breeds. Ideal genetic target was 62% exotic and 37% local breed. भाई ये जो क्रॉस है वो इसी के बीच में होगा ना, तो जो एक्जोटिक ब्रीड हमारी उठाते हैं विदेशी नस्ल का, लोकल ब्रीड से क्रॉस होता है। इकोनॉमिक ट्रेंड्स के स्कोर कार्ड के आधार पर देखें तो एज ऑफ फर्स्ट काविंग जो लोकल ब्रीड है ना वो 42 मंथ में रहता है, स्लो है, और एक्जोटिक का 24 मंथ में फास्ट है। मतलब एज ऑफ फर्स्ट काविंग में जो फर्स्ट काविंग हमारी गाय की होगी वो 42 मंथ में हो जाती है, जो कि हमारी लोकल जो देसी गाँव है ना उनका, जो देसी गाय है वो स्लो है। और उसके बाद अगर एक्जोटिक की बात कर लें तो एक्जोटिक जो है वो हमारा 24 मंथ में फास्ट कर रहा है, ठीक है। उसके बाद ईल्ड में लैक्टेशन की बात करें तो 1200 केजी लो है, वहाँ पे 3000 से 6000। और हॉलिस्टन फीजियन और जर्सी जो है वो सबसे ज़्यादा हाई प्रोडक्शन करती है, उधर सबसे ज़्यादा दूध का प्रोडक्शन कर रही है। इंटर काविंग पीरियड जो है 18 मंथ में होता है इनका 12, तो मतलब हर चीज़ में जो एक्जोटिक ब्रीड है ना वो ज़्यादा बेटर है,
अगर देखा जाए, ठीक है ना। फिर जो ड्राई पीरियड रहता है वो 90 to 120, यहाँ पे रहता है 60 डेज में, ठीक है ना। एक्सोटिक ब्रीड वेट रेसिस्टेंट जर्सी, तो जर्सी का 25 से 30 केजी रहेगा, और हॉलिस्टीन फ्रीजियन का 30 to 35 केजी रहता है। वेट का, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मैंने अभी बताया कि वेट भी पूछ लेते हैं। उसका क्रॉस ब्रीड क्या होगा, क्रॉस ब्रीड में 30 मंथ्स में रहता है, ठीक है ना, 30 मंथ्स में रह गया। उसके बाद वही कुछ ज़्यादा एक्सोटिक क्रॉस ब्रीड में बैलेंस हो जाती है, ऑप्टिमाइज है, बैलेंस है, और ये भी देखो ऑप्टिमाइज है, ये कितने में 75 दिन में बैलेंस हो गया, ये भाई बैलेंस इसको बोल सकते हैं। तो जो हमारा इकोनॉमिक ट्रेड्स अगर हमने बात करी, तो कहीं ना कहीं एक्सोटिक जो है वो काफ़ी अच्छा प्रोडक्शन दे रही है, ठीक है ना। इसमें जर्सी और हॉलिस्टीन फ्रीजियन ऑल वर्ल्ड सबसे अच्छी नस्ल है ना। ऐसे लोग जैसे लोला, जो साइवाल, उसके बाद किर, ठीक है ना, और काफ़ी ब्रीड्स हैं जो मतलब अच्छा अच्छा मिल्क प्रोडक्शन दे रही हैं, है ना, जो हमारे इंडिया के मिल्क प्रोडक्शन की बैकबोन है ना। ये बात हो गई, ये हमने आपको पूरा डाटा के अकॉर्डिंग बता दिया। वही है जनरेशन कैस्केड ऑफ ग्रेडिंग प्रोसेस यूटिलाइजेज utilizing a few pure breed sires to rapidly transform local non-descriptive herds over 5 to 6 generation, eventually achieving up to 98.3% pure trains, ठीक है ना। प्योर ट्रेंड्स की बात हो गई, तो लेवल जो लेवल फर्स्ट है ना वन का, वो 50% होगा इसमें, ठीक है ना। उसके बाद प्योर ब्रीड का 50% हो गया, उसके लेवल 2 25% हो गया, फिर 75% प्योर ब्रीड का हो गया, फिर जो लेवल 3 जाएगा ना वो 12, मतलब आप देखिए इधर उधर जैसे ही हो रहा है वो लेवल, वहाँ पे लेवल 3 तक घट रहा है। उसके बाद लेवल 5 में 5 to 6 में 96% रीचेस करेगा, प्योर ब्रीड 98.3% में करेक्टर में आ जाएगा। मतलब आप देखो लेवल अप 50, फिर 25, फिर 12.5 जो है वो आपका परसेंटेज गिरा, और उधर क्या हो रहा है, उधर आपका प्योर ब्रीड में बढ़ रहा है। देखो प्योर ब्रीड करेक्टर आते आते ये बढ़ने लगा, ये बढ़ गया, फिर 98.3% प्योर ब्रीड करेक्टर हमको मिल गया। ये सिर्फ सिंपली आपको डायग्राम से मैंने समझाना चाहा कि ताकि आपको क्लियरली हो जाए कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। अब अब हम बात करेंगे कि अब क्या है 21 डेज बायोलॉजिकल क्लॉक। तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे एस्टर साइकिल, ठीक है ना। एस्टर साइकिल क्या होती है भाई, एस्टर साइकिल क्या होती है, एस्टर साइकिल वो होती है जो रिपोर्टिंग प्रोसेस है जब फीमेल एनिमल सेक्सुअली रेडी होता है मेटिंग के लिए। जब एस्टर साइकिल क्या होगी एस्टर साइकिल में कि जो रिपीटिंग प्रोसेस है, जो कि एनिमल सेक्सुअली रेडी होता है हमारा, किसमें, हमारा मेटिंग के लिए, तो उसको हम जो है एस्टर साइकिल बोलते हैं। उस काउ में मेनली 21 डेज में होता है, तभी ये हमने ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है ना। इंटरिंग 24 आवर्स या 21, तो देखो जो सबसे सबसे कम डेज में होगी वो ऑस्टर, ठीक है ना, ये ना। ऑस्टर द पीरियड इज डिजायर्ड ग्रेफिन ऑफ द फॉलिकल राइप 24 आवर्स में होती है। फिर उसके बाद सबसे कम डेज में अगर होगी, उसके बाद फिर वो प्रोस्ट्रम से होती है, ठीक है ना, प्रोस्ट्रम, ठीक है ना, गैफिन में होगा, ठीक है ना। उसके बाद फिर किस में होगी, फिर मेटास्ट्रम में होगी, ठीक है ना, मेटास्ट्रम में होगी, ये हो गई। फिर डायस्ट्रम में होगी 14 डेज में सबसे ज़्यादा। तो ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि सबसे कम ऑयस्टर पीरियड किस में लगता है, 24 आवर्स में लगता है, ठीक है ना। तो इसको हम याद कर लेते हैं एम PM ED, PMED। भाई PM के साथ, प्राइम मिनिस्टर के साथ ही तो ED रहता है ना। तो P से प्रेस्टन, M से जो है ये हो गया, और उसके बाद एस्टर साइकिल, और फिर ये हमारा पूरा डिवीजन हो गया इसका, ठीक है। PMED से हमें याद रहेगा कि हाँ क्या बोलना चाह रहा था, ठीक है। ये हो गया एस्टर साइकिल क्या होगी, जब हीटिंग के टाइम पे जाती है। क्लियर, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा टॉपिक इससे पूछा जाता है। द हीट डिटेक्शन चेकलिस्ट, तो आइडेंटिफाई द वन मोस्ट ऑफ ऑस्ट्रम requires careful observation of sudden behavioral and physiological shift, ठीक है ना। बिहेवियरल इंडिकेटर्स क्या होता है, सडन ड्रॉप इन मिल्क यील्ड हो गया, ऑफ फीड हो गया, रेस्टलेस जो है एग्जीक्यूटिव स्टेट हो गया,
बेलोइंग हो गया, बेलोइंग होना रहना, माउंटिंग ऑफ अदर एनिमल ऑफ एलोइंग है तो माउंटिंग, ठीक है ना, ये हो गई ये, ठीक है। बिहेवियर फिजियोलॉजिकल क्या होता है, फिजियोलॉजिकल जो होता है वो स्वेलिंग हो गया, ठीक है, स्वेलिंग एंड ऑडिमा हो गया अब तक गैंटिलिया में, ठीक है ना, गैंटिलिया हो गया, ट्रांसफॉर्म ट्रांसपेरेंट है तो म्यूको म्यूकस डिस्चार्ज हो गया, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन हो गया, फ्रीक्वेंट इरिगेशन हो गया, मतलब ये इसके फिजियोलॉजिकल इंडिकेटर्स हो गए, ठीक है भाई। वो रहने लगती है, ये सब बिहेवियरल इंडिकेटर्स हो गए। क्लियरली ये आपको पता लग गया कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, हो गया ये टॉपिक, ठीक है। ये वही है 20 से वही मतलब जो अभी पीछे हम लोगों ने पढ़ा था OM में कितने दिन में करते हैं, ठीक है ना, कितने टाइम पे रहता है, कि जो उसका मॉर्निंग में हीट ऑब्जर्व होता है, इवनिंग में क्या रहता है, उसके बाद 0 to 6 और 12 और 18 24 और 38 36 आवर में रहता है, 16 आवर क्या रहता है, उसके बाद इसका जो स्पर्म लाइफ स्पैम है वो 12 से 14 आवर्स के बीच में रहता है, ठीक है ना, ये रह गया। अब सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे बड़ी बात है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशंस, ठीक है ना। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन जो है वो क्या होगा, वो सबसे ज़्यादा हिंदी में समझो, हिंदी में बताऊं या इंग्लिश में, मैं हिंदी में बताता हूँ। जो उन्नत सांड के वीर्य को वैज्ञानिक तरीके से मादा पशु के प्रजनन पथ में डालना, जिसमें बीमारियां कम होती हैं और बेहतर नस्ल प्राप्त होती है, वो एआई कहलाता है। एआई ये वाला एआई नहीं, एआई आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, ठीक है ना, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन जो है कहलाता है। क्या कहलाता है कि उन्नत सांड के वीर्य को वैज्ञानिक तरीके से मादा पशु के प्रजनन पथ में डालना, जिसमें बीमारियां कम होती हैं और बेहतर नस्ल प्राप्त होती है, उसे हम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कहते हैं, है ना। ये हो गया। तो नेचुरल सर्विस है वो कितनी होती है, 50 से 60 एनिमल पर ईयर्स हो जाती है। हाई रिस्क डिजीज का ट्रांसमिशन है, मैंने बता दिया। साइज वेट जो है इंजरीज एनिमल वो कम, वो भी इसका जो नेचुरल सोल्यूशन में हो जाता है। उसके बाद लिमिटेड टू लोकल जियोग्राफी हो जाती है, ठीक है ना। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से जो है मिशन में सेटिस्फाई 1000 एनिमल पर ईयर, भाई जीरो टू डिजीज स्प्रेड होती है। ये बहुत बार क्वेश्चन, फ्रोजन जो होता है नाइट्रोजन फ्रोजन जो करते हैं, वो कितने टेम्परेचर में इसको रखा जाता है, -196 डिग्री 15 to 12 ही ईयर तक रखा जा सकता है, ठीक है ना। -196 डिग्री सेंटीग्रेड तक रखा जा सकता है। एलिमिनेट फिजिकल साइज कॉन्स्टेंट्स जो है ये होता है मिड सर्वाइक्स डिपोजिशन इंक्रीज द कंसेप्शन रेट बढ़ता है। जो आर्टिफिशियल ये तो नेचुरल सर्विस की बात हो गई कि भाई 15 to 16 एनिमल में होगा। उसके बाद हाई रिस्क डिजीज का भी रहता है। उसके बाद साइज एंड वेट में भी इंजरीज के काफ़ी चांसेस लिमिटेड, तो लोकल जियोग्राफी में हम कर सकते हैं। बट अगर हम जब से एआई का यूज़ करते हैं, जब से हम कृत्रिम गर्भाधान का यूज़ करते हैं, तब से हमें 1000 एनिमल हम पर ईयर कर सकते हैं, जीरो डिजीज स्प्रेड रहती है। उसके बाद 196 डिग्री में हम 15 to 12 ईयर तक सीमन को कंट्रोल कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी एक हमारे लिए अचीवमेंट है, ताकि हमें कभी बुल को की हेल्प के बिना, बुल को की हेल्प के सपोर्ट के बिना हम उसको स्टोर करके कभी भी हम उसका यूज़ 15 से 20 साल में कर सकते हैं। शायद कॉन्सेप्ट हो गया मिड, और मिड सर्विक्स ऑफ द डिपोजिशन इंक्रीज द कंसेप्शन ऑफ रेट। तो कहीं ना कहीं एआई का हमारे उसमें बहुत बड़ा इफेक्ट है। और मुख्य उद्देश्य क्या है, दूध उत्पादन, मांस की गुणवत्ता, रोग की प्रतिरोधक क्षमता, ठीक है ना। बस भैया भारत की जो नस्लें जैसे साहिवाल और गिर जैसे मुर्रा जैसी नस्लें हैं, उनकी उनको मतलब रोग से बचाना, उनकी जो नस्लों में सुधार करना, ठीक है ना। ये मेनली हमारा फोकस एआई की तरफ बढ़ता जा रहा है, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा उन्नत नस्लें पैदा कर पाएँ और हम अपने मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ा पाएँ, ठीक है। ये हो गई बात। अब ये तो डाटा की बात हो गई, ये डाटा जो मैंने पहले पढ़ा था कि कितना कितना क्या करते हैं कहाँ से। जैसे इसका जेनेटिक है, रिस्क एंड ऑपरेशन कंट्रोल में जो जेनेटिक रहता है, किस तरीके से हमें करना चाहिए, किस तरीके से हमारा भाई भाई इतना स्टोर करते, जो मैंने पहले बताया था उसको मैंने क्लियर बता दिया कि कैसे किस तरीके से करते हैं, है ना।
अब हम क्या इसके वही है कि प्रिसीजन ब्रीडिंग इक्वेशन जो होती है वही जेनेटिक्स में 62 70 37% जो पीछे बताया था लोकल ब्रीडिंग्स में कर देते हैं, ठीक है ना। राइट टाइम क्या रहता है 12 आवर्स टू 12 आवर्स रहता है, जिसमें AM और PM ऑस्ट्रम्स में हम देखना पड़ता है। राइट डिलीवरी कितने होती है 3 मीटर मॉर्टल स्पर्म में होती है जो डिपोजिट में करती है, जो कि हमारे इसके लिए यूज़ है, ठीक है ना। ऑप्टिमाइज हीट परफॉर्मेंस क्या होती है, तो मैक्सिमाइज लैक्टेशन एंड ईल्ड शॉर्ट एंड इंटर कार्विंग पीरियड में किया जाता है, ठीक है ना। तो हर्ड ऑप्टिमाइजेशन इज नॉट अ सिंगल एक्शन बट द प्रिसाइज एलिमेंट ऑफ जेनेटिक स्ट्रेटजी, बायोलॉजिकल अवेयरनेस एंड टेक्नोलॉजी एग्जीक्यूशन, ठीक है। तो जिसमें एक जेनेटिक राइट जेनेटिक्स की बात कर लेते हैं हम, उसमें एक राइट टाइमिंग की भी हम बात कर लेते हैं, उसमें हम राइट डिलीवरी की बात कर लेते हैं, उसमें हम ऑप्टिमाइज हर्ड परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं। तो आज आपको मज़ा आया होगा और मैंने आपको अच्छे से बताया कि एनिमल हस्बेंड्री क्या होता है, उसमें एस्टर साइकिल क्या होती है, एनिमल हस्बेंड्री की डेफिनेशन क्या है, उसके बाद इन ब्रीड क्या होता है, आउट ब्रीड में क्या क्या आता है, आउट ब्रीड किस तरीके से आउट ब्रीड हमारा कि कहाँ पे किस तरीके से वर्क करता है, आउट ब्रीड के कितने टॉपिक होते हैं, उसमें क्रॉस ब्रीडिंग होती है, क्रिस क्रॉस, ट्रिपल क्रॉस, बैक क्रॉस होता है, क्रॉस ब्रीडिंग का कहाँ पे यूज़ है, और हाइब्रिडेशन क्या होता है, बैक क्रॉस क्या होता है, ग्रेडिंग अप क्या होता है, हमने बहुत अच्छे से जाना। हमने ब्रीड्स को भी जाना, हमने लोकल एग्जोटिक क्रॉस बीज में डिफरेंस किया कि हमारे लिए कौन सी ब्रीड अच्छी है। हमने ग्रेडिंग से प्योर ब्रीड निकालने का प्रोसेस जाना कि इसमें हमारे लिए प्योर ब्रीड का सोल्यूशन किस तरीके से निकलता है, हमारी साइकिल किस तरीके हमारी जो एस्टर साइकिल है वो किस तरीके से वर्क करती है। फिर हमने आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के बारे में पूरा क्लियरली बताया। तो होपफुली आपको क्लासेस में बहुत मज़ा आया होगा। मज़ा आया तो अपने लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें, बताएं कि सर मुझे मज़ा आया, ताकि हम अच्छे से क्लास को और कंडक्ट करवा पाएँ और आपसे डेली इसी समय मिलते रहें। और आप जैसा जैसा बताएंगे उस तरीके से करेंगे। सर हमें हिंदी में पढ़ने में मज़ा आता है तो मैं हिंदी में पढ़ा दूंगा, सर आपको इंग्लिश में पढ़ने में मज़ा आता है तो मैं इंग्लिश में पढ़ा दूंगा, लेकिन आपका ईच एंड एवरी टॉपिक हम कवर कराएंगे। और आपका कंपटीशन में अगर आपका गवर्नमेंट जॉब लेने का सपना है वो ज़रूर पूरा होगा। तो इसी तरीके की वीडियोस को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना अपनी फैमिली का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।